डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर 1 यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे सेशन से जुड़ने से पहले आप एक नोटबुक, डायरी, अपने नोट्स और आज हमने कौन सा टॉपिक स्टडी किया और अगर अगर हमने उस पर एमसीक्यू सॉल्व किए तो ये भी आप नोट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है। मैं डॉक्टर कंवलप्रीत हूँ, मुंबई से। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, पेपर 1 कॉमर्स की, सॉरी पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1 की। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए मेरे चैनल पर आते हो, विजिट करते हो या स्टडी करते हो तो आपको प्लेलिस्ट पेपर 1 पर मिल जाएगी, जनरल पेपर 1। और अगर आप पेपर 2 कॉमर्स वाले हो या मैनेजमेंट के हो तो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट की वीडियोस, कुछ टॉपिक्स कॉमर्स और मैनेजमेंट के सेम है तो वो आपको मेरी कॉमर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, क्योंकि हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं या हम जब घर पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते तो मुझे लगता है कि क्वालिफाई होना डिफिकल्ट हो जाता है। आप जब भी जो टॉपिक पढ़ते हो आप उसको इंश्योर करिए कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है। ये टॉपिक हमने यूजी लेवल में स्टडी किया है, मास्टर्स लेवल पर भी स्टडी किया है, और अगर आप अब टीचिंग फील्ड में हो और अब तक आपका नेट सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप ये स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे होगे। ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है। बैरियर्स का मतलब ऑब्स्टेकल होता है, पढ़ लेते हैं अब टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है। टैरिफ बैरियर्स रेफर टू टैक्सेस और ड्यूटीज। ठीक है। ये या तो टैक्स है या तो ये ड्यूटी है, इम्पोज्ड बाय अ कंट्री, तो एक कंट्री ने लगाया है। इम्पोज जैसे टैक्स हम पर इम्पोज होता है, ठीक है, इम्पोज बाय अ कंट्री ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो याद रखिए, एक्सपोर्ट मतलब जो हम सेल कर रहे हैं, इम्पोर्ट मतलब हम जो परचेज कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि हम टीचर बन गए तो हमें सब कुछ आता है। तो बेसिक चीजें भी जब आप रीड करते हो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या होता है जब हम यूजी पर पढ़ रहे होते हैं, यूजी लेवल पर या पीजी पर, तब हो सकता है हमने नहीं सोचा था हम टीचिंग में आएंगे। ठीक है। तो हमने कुछ सिलेबस कभी पढ़े ही, टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, या फिर हमने उस टाइम कैजुअली करके खत्म किया है। ठीक है। तो वो चीजों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको हमेशा लर्निंग एक फेज में रहना चाहिए। ठीक है। बिफोर वी बिकम टीचर्स वी शुड ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। जिस दिन आप कह दोगे मुझे सब कुछ आता है, उस दिन हमारा वो डेड एंड होता है। ठीक है। तो पढ़ने में कभी भी हेसिटेट और शर्म नहीं करना चाहिए। तो टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर क्या है, टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय अ कंट्री ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इसका मतलब टैरिफ बैरियर्स या तो टैक्सेस है या ड्यूटीज है जो हम गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर लगते हैं। द प्राइमरी एम इज टू, अब ये इनका मकसद क्या है टैरिफ बैरियर्स का, टू मेक फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। तो बाहर से हम जो खरीद रहे इंपोर्टेड वो एक्सपेंसिव होने चाहिए हमारे गुड्स से, डोमेस्टिक से, ताकि हमारी कंट्री के गुड्स को, डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। तो प्राइमरी एम इज टू मेक फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। व्हाई वी वांट टू मेक दिस गुड्स एक्सपेंसिव व्हिच आर परचेजिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज, एंड वी कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ सके। ठीक है। तो बेसिक मतलब समझ आ गया, टैक्स है वो ड्यूटी है और किस पर लगता है वो हमें समझ आ गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो देखिए, फिर मैं इसको नॉन टैरिफ पर भी बताऊंगी। तो अगर एड वेलोरम है तो याद रखिए यहाँ पर देखिए वेलोरम, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमको क्लिक होना चाहिए। इस टाइप का बैरियर का मतलब है अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो आप एक फिक्स परसेंटेज बता देते हो, किसकी फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड। ठीक है। जो भी आपकी इंपोर्टेड गुड की वैल्यू उसके ऊपर आप एक फिक्स परसेंटेज बता दोगे। एग्जाम्पल, इंडिया इम्पोजेस 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है, टैक्स लगाया हुआ है 100% टैरिफ, मतलब पूरा 100% उस पर जाएगा। और अगर हम अल्कोहलिक बेवरेजेस दूसरी कंट्री से मंगाते हैं तो उसके ऊपर 100%, तो जो वैल्यू है ना उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज, तो आपको पता है 100% लगाना है। किसके ऊपर, वैल्यू, जो हम, तो वैल्यू किसकी, इंपोर्टेड अल्कोहल बेवरेजेस। ओके। तो एड वैल्यू मतलब वैल्यू और उसका फिक्स परसेंटेज। अब है स्पेसिफिक टैरिफ, अब स्पेसिफिक मतलब ऑन पॉइंट। तो फिक्स्ड फी पर यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं देखी जाती, यहाँ पर स्पेसिफिक देखा जाता है, पर यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड गुड। तो एग्जाम्पल, $5 पर केजी ऑफ इंपोर्टेड राइस। तो आप जब भी किलो 2 किलो मंगाओगे तो उसके ऊपर $5, तो स्पेसिफिक फी हमने लगा दी है किसके ऊपर, इंपोर्टेड गुड के ऊपर।
कंपाउंड मतलब दोनों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक। तो एड वैलोरम में हमने क्या पढ़ा था, फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 10% ऑफ वैल्यू भी लगा रहे हैं, और हमने स्पेसिफिक में क्या देखा था, फिक्स पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पर $2 पर यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो एड वैलोरम में क्या याद रखना है आपको, वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पेसिफिक में आपको देखता है फिक्स पर यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड, यहाँ पर वैल्यू की कोई कंसिडरेशन नहीं। और थर्ड है कॉम्बिनेशन, कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ्स। अब आप ये याद रखिए कि नेट सेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें आप चेक कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के पहले कि आपके पास क्वेश्चंस कहाँ पर है। ठीक है, आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड स्टेप में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ पेपर्स जब आप सॉल्व करने जाते हो, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है या आप क्वालिफाइड नहीं हो रहे हो, तो याद रखिए पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसके सामने लिखिए ये कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। क्योंकि एक टाइम पर ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज कौन से या वीकनेसेस कहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप पेपर को रेफर करके ही एनालाइज कर। हर बार आपको टैरिफ बैरियर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, बैरियर्स, नॉन टैरिफ, टैरिफ, बट कौन से टाइप की क्वेश्चंस आ रही है आपको एनालाइज करोगे जब आप पेपर्स को रेफर करोगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैरिफ बैरियर्स के, यू वांट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, तो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो जानी चाहिए। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज। जब हम कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसकी डेफिनेशन से लेके कंपोनेंट्स तक। ठीक है, करंट अकाउंट कब बैलेंस होता है, कब इम्बैलेंस, तो करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, मतलब हमेशा डेफिसिट ज्यादा होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट। कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल। अगर इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं किया गया, स्पेशली नॉन एसेंशियल और लग्जूरियस गुड्स, तो आपको पता है हमारा रिसीप्ट और पेमेंट में प्रॉब्लम, प्रॉफिट और लॉस जैसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल इंडिया इम्पोजेस हाई टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड सोलर पैनल्स। तो इंडिया क्या करती है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, ड्यूटी लगाती है इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर। व्हाई, बिकॉज इट वांट टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री। दिस प्रमोट्स मेक इन इंडिया एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। तो आप ज्यादा टैक्सेशन लगाते हो अगर फॉरेन से खरीदना है, ताकि हम इंडिया वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, और मेक इन इंडिया जो हमारा इंडिया का कैंपेन है, जो हमारा इनिशिएटिव है, उसको हम प्रमोट कर सके, और जिससे हमारे फॉरेन कंट्रीज के इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाए। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, टैरिफ का मतलब ड्यूटी। ठीक है, टैक्सेस, फिर टाइप्स के बारे में बताया, एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए, और मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर करके बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट पेन डायरी लेके आइए। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं बोलती हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी कोई आपको मैं सेशन अपलोड करती हूँ आप तुरंत उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स है एनटीपीज। डेफिनेशन, नॉन टैरिफ बैरियर्स रेफर टू रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, रेगुलेटरी और पॉलिसी मेजर्स है, मतलब ये टैरिफ्स के अलावा। अब टैरिफ और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर वो रेगुलेटरी पर लगता है या तो फिर पॉलिसी मेजर्स के फॉर्म में लगता है। दैट कंट्रीज यूज टू रिस्ट्रिक्ट, तो सेम मकसद है, हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट्स, यूजुअली टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है यहाँ पर, बट तरीके डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करूं रेफर्स टू रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर्स क्या है, तो ये मैं जब आपको टाइप्स पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी पहला है कोटा। कोटा मतलब आपने एक लिमिटेशन लगा दी क्वांटिटी पर। ओके, सो कोटास यू फिजिकल लिमिट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी इंपोर्टेड। एग्जाम्पल, इंडिया में सेट अ कोटा ऑफ 5 लाख टन फॉर शुगर। ठीक है, आप शुगर इंपोर्ट करने के लिए 5 लाख टन तक ही आप मंगा सकते हो, तो ये हमने कोटा लगा दिया, इसके ऊपर आप नहीं मंगा सकते। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्लेस्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी। तो याद रखिए कोटा, क्वांटिटी, मेरे साथ बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, भले एक बार वीडियो देखिए फिर वापस नोट्स बनाइए, बट ध्यान रखिए जब भी आप पढ़ रहे हो 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, इंपोर्टर्स मस्ट ऑब्टेन लाइसेंसिंग बिफोर ब्रिंगिंग गुड्स इनटू द कंट्री। ठीक है, तो कुछ लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंपोर्टर्स जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, अदर कंट्री से परचेज कर रहे हैं, उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है इंडिया में गुड्स लाने से पहले। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्टेन केमिकल्स, अगर हम केमिकल्स खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो उसके लिए आपको डायरेक्टर डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से परमिशन, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने टैरिफ कौन सा लगाया है, लाइसेंस का। यहाँ पर हमने टैरिफ कौन सा लगाया, कोटा में रिस्ट्रिक्शन का।
स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू क्वालिटी सेफ्टी एंड लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ रेगुलेशंस डाल दिए जो स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल होते हैं। तो ये किसको रिलेटेड है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उनकी सेफ्टी को और लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ये भी हमारा सिलेबस है। ठीक है, बैन कर दिया है इंडियन मैंगोज ड्यू टू पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू एक्सीडिंग परमिसिबल लेवल्स। ईयू ने बताया आप इतने मैंगोज की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर आपको इतना ही पेस्टिसाइड अलाउ है। तो अगर उसके ऊपर एक्सेसिव हो जाएगा तो वो वहां से आपके प्रोडक्ट्स को कैंसल, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड और टेक्निकल रेगुलेशन में आ जाएगा। कस्टम प्रोसीजर एंड डिलेस, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग कस्टम क्लियरेंस एक्ट एज बैरियर्स। ठीक है, हमने डेलिबरेटली मतलब ऐसे रख दिया कि डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेट कर दिया, टाइम कंज्यूमिंग बना दिया, किसको? कस्टम क्लियरेंस को, वो एक ऑब्स्टेकल बन चुका है। तो लॉन्ग पोर्ट क्लियरेंस टाइम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज डिस्करेज इंपोर्ट्स। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है तो वो भी लोग वहां पर नहीं डील करना चाहते। फिर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट, हमने खुद से एक्सपोर्ट पर लिमिटेशंस लगा दिए। सो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अग्रीज टू लिमिट एक्सपोर्ट्स। तो जो एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे मैं सेल कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर लिमिट लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जापान ने क्या अग्री किया? लिमिट कर देगी कार एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो जापान कुछ लिमिट कर चुकी है एक्सपोर्ट करने के लिए, किसकी गाड़ियों पर? किसके लिए? यूएस के लिए। तो हमने खुद से एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कंट्रोल लगा दिए। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल से रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबल ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या है? हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन। तो फॉरेन करेंसी जो इंपोर्ट्स के लिए यूज होती है उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंट्रोल। तो सेंट्रल बैंक लिमिटिंग डॉलर अवेलेबिलिटी फॉर लग्जरी इंपोर्ट्स। अगर आप लग्जरियस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स करें जो नॉन एसेंशियल है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर लिमिट कर दिए। तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, प्रेफरेंस इज गिवन टू डोमेस्टिक फर्म्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके लिए आपको गवर्नमेंट की चीजें यूज करनी है, ये हमने एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना दी है। और एग्जांपल, बाय अमेरिकन पॉलिसी इन यूएस गिव्स प्रेफरेंस टू लोकल कंपनीज। तो अगर जो फॉरेन कंट्री में है बाय अमेरिकन पॉलिसी, उसको यूएस। ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए। ठीक है, अब इनके भी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये क्यों कर रहे हैं हम नॉन टैरिफ बैरियर्स? क्योंकि ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि हमने उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी है। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन मोर सटल वे। अभी सटल वे देन टैरिफ मतलब इजियर वे, या फिर अगर मैं आपको डिस्टिंग्विश पढ़ाऊंगी तो कुछ चीजें विजिबल है और कुछ नहीं है। तो ये सटल वे में, ये तुरंत विजिबल नहीं होती है, ठीक है, टैरिफ्स की तरह। तो ये प्रोटेक्ट करिए, सेम मकसद। कंजर्व, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेव होता है। मेंटेन कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिससे हमारे कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स मेंटेन रहते हैं। तो एग्जांपल, इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया, कौन से की? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का फुल फॉर्म, फूड प्रोडक्ट्स। थ्रू कैसे किया है वो? थ्रू स्ट्रिंजेंट अप्रूवल नॉर्म्स, एकदम स्ट्रिक्ट अप्रूवल नॉर्म्स, नॉट बाय टैरिफ्स बट बाय टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। हमने क्वालिटी और सेफ्टी बेसिस पर उसको स्ट्रिंजेंट बना दिया, ठीक है, ताकि ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो। ओके, तो अगर मैं दोनों की यहाँ पर पहले एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, अब तक क्या पढ़ा है? तो हमने नॉन टैरिफ में क्या पढ़ा है कि ये रेगुलेटरी और पॉलिसी मेजर्स है, दे आर अदर देन टैरिफ्स। जब मैं आपको डिस्टिंक्शन कराऊंगी दोनों में, आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोटाज में हमने लिमिटेशन लगा दी क्वांटिटी पर। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कुछ इंपोर्ट करने से पहले कुछ चीजों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। स्टैंडर्ड एंड टेक्निकल रेगुलेशंस में आपको आ जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और लेबलिंग। कस्टम प्रोसीजर एंड डिलेज, हमने डिले कर दिया प्रोसेस को। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, जो सेलर होते हैं वही यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो आ जाएगा फॉरेन करेंसी पर। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज मतलब प्रेफरेंस देके गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए। अब हम दोनों के डिफरेंस देख ले, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। टैरिफ बैरियर्स की नेचर है वो मॉनेटरी और फाइनेंशियल है, मतलब वो पैसे को अफेक्ट करती है, प्राइस को अफेक्ट करती है। नॉन टैरिफ बैरियर्स किसको अफेक्ट कर रही है? रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे टेक्निकल गाइडलाइंस, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइसेंस लेके आओ। तो यहाँ पर क्या है? मॉनेटरी, प्राइस अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर नॉन प्राइस, अदर देन प्राइस। बहुत बार ये नेट सेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। विजिबिलिटी, टैरिफ बैरियर्स पैसे लग रहे हैं, प्राइस के ऊपर है तो वो ट्रांसपेरेंट है, क्लियर समझ आ रहा है। बट नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे है? ये नॉन क्लियर नहीं समझ आते, तो दे आर लेस विजिबल और डिसगाइज। जो ऊपर मैंने आपको बताया था सटल है। ठीक है, तुरंत समझ नहीं आता कि आपने क्वालिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लाइसेंस नहीं लिया, आप क्यों रिजेक्ट हुए हो। रेवेन्यू, यहाँ पर जनरेट होता है रेवेन्यू, और यहाँ पर नो डायरेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि आपने क्या किया है? ये लेस विजिबल और डिसगाइज्ड है। इम्पैक्ट, टैरिफ बैरियर से इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और नॉन टैरिफ में कैन लिमिट क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमने कौन सी चीजें प्राइस नहीं इफेक्ट करे, तो हम क्वांटिटी के ऊपर लिमिट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट प्रोसेस को डिले कर रहे हैं?
एडमिनिस्ट्रेशन आपका सिंपल एंड क्लियर है क्योंकि प्राइस है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक है क्योंकि काफी हर्डल्स है। तो याद रखिए टैरिफ मॉनिटरी है, ये नॉन मॉनिटरी है, ये प्राइस को अफेक्ट नहीं करते। तो नॉन मॉनिटरी अदर देन प्राइस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन, बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर टूल्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनलिज्म। तो हम ट्रेड को प्रोटेक्ट करें यूज्ड बाय कंट्रीज, बट टैरिफ बैरियर्स आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। टैरिफ बैरियर्स क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट प्राइस। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड। तो आजकल नॉन टैरिफ बैरियर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, एज आर लेस लाइकली टू वायोलेट डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो क्यों ये? क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ रूल्स को वायोलेट नहीं करते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बोथ इज क्रूशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। कहते हैं दोनों को नॉलेज होनी जरूरी है। अब देखो, अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो पूरा कॉन्सेप्ट है एफटीपी, कौन सी एफटीपी प्रेजेंट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब एमसीक्यूज हर बार आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं? तो जब भी आप एक टॉपिक करते हो, आप उसके ऊपर एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरी सारी वीडियोस में आपको एमसीक्यूज से ही कॉन्सेप्ट्स पर मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर बैठ के आप कंटेंट तो पढ़ रहे बट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे। सॉल्व करने का अप्रोच होता है, सॉल्व करने का तरीका होता है। अगर आप मेरी गाइडेंस के अंदर क्वालिफाई होते हो तो मुझसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम सितंबर मंथ, तो एक्सपेक्टेड है दिसंबर में अदर, तो हो सकता है थोड़े दिनों में फॉर्म्स रिलीज हो जाए यूजीसी नेट के। आप एज ब्रैकेट चेक करके जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी कीजिए अप्लाई। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का भी रिसेंटली रिजल्ट आया है तो वो अगले साल के पहले नहीं आएगा। तो टारगेट कीजिए कि मुझे दिसंबर के लिए 2 महीने है, तो मैं पढ़ूं, रिवाइज करूं, मेरी पिछली क्या गलतियां हुई, या मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं तो कैसे मुझे स्टार्ट करना है। उसके लिए आप मेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो नेट सेट के लिए मैंने बनाई है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और एडिशनली मेरी पूरी प्लेलिस्ट है पीएचडी के लिए और रिसर्च सीखे, तो आप उसमें जाके सारे वीडियोस के टाइटल देख के आप पीएचडी के जोन से स्टेज पर हो, रिसर्च पेपर करो, आप उनको भी जरूर देखिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो अभी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड? अब याद रखिए यहाँ पर है ना, एक ही करेक्ट आंसर बनता है, इसका मतलब 3 ऑड मैन आउट रहेंगे, एक ही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? अगर आपको पता है तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। इसको करेक्ट आंसर है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? टाइप ऑफ टैरिफ है जो इंपोज होता है इंपोर्टेड गुड्स पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिफ? सो कस्टम ड्यूटी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स ये टैरिफ बैरियर नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूं तो हमने देखा ऊपर नॉन टैरिफ है इंपोर्ट कोटा, नॉन टैरिफ है एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आपका? कस्टम ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैरिफ बैरियर? नेक्स्ट चलते हैं, अ रिस्ट्रिक्शन दैट सेट्स अ फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड। अगर आप मेरे सेशन को अभी वाला जो मैंने आपको सिखाया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है कोटा। कोटा क्या है? एक नॉन टैरिफ बैरियर है जो लिमिट करते हैं क्वांटिटी ऑफ, आप 10 यूनिट ही परचेज कर सकते हो। तो हियर द करेक्ट आंसर इज कोटा। जब आंसर पढ़ रहे ऑप्शंस तो याद रखिए दूसरों का मतलब क्या है। तो टैरिफ का मतलब मुझे आता है सब्सिडी का भी आता है एक्साइज ड्यूटी। ओके, सो फिजिकल लिमिट यही आपका क्वेश्चन में हिंट था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? अब देखिए ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, जब आपके पास ऐसे दो नेगेटिव नॉट और नॉन आ रहा है तो आपको क्या करना है? नॉट और नॉन को कैंसिल करके रीड करना है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। दोनों नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नॉन टैरिफ? अब जब हम नॉट नॉन टैरिफ पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो दोनों नॉट को कैंसिल कर दो, नॉट और नॉन। तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैरिफ बैरियर? तो यहाँ पर टैरिफ की बात करें, मॉनिटरी वाला। ठीक है, तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, एंटी डंपिंग या वॉलेंट्री? तो यहाँ पर वॉलेंट्री मैंने बताया था नॉन टैरिफ है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स नॉन टैरिफ है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पर एंटी डंपिंग है। अब एंटी डंपिंग का मतलब नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसका मतलब है ये एक ऐसा टैरिफ होता है जो इम्पोज किया जाता है। ठीक है, क्यों इम्पोज किया जाता है? क्योंकि हमको काउंटर जवाब देना अनफेयर प्राइसिंग को। द रेस्ट आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, अनफेयर प्राइसिंग क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाया हुआ है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज एंटी डंपिंग। क्वेश्चन फॉर द प्राइमरी पर्पज ऑफ इम्पोजिंग अ टैरिफ। अब पर्पज ऑफ टैरिफ क्या है? क्या हमको डिक्रीज करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन? बिल्कुल भी नहीं। प्रमोट करना है फॉरेन ट्रेड, प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंक्रीज करना है इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमको प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टैरिफ्स मेक इंपोर्ट्स कॉस्टलियर गिविंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स अ कॉम्पिटिटिव एज।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूरोपियन यूनियन ईयू बैनिंग इंडियन मैंगोज ड्यू टू पेस्टिसाइड रेसिड्यू। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है, नॉन टैरिफ, क्योंकि हमने क्वालिटी पर बात की है। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट नहीं है, टैरिफ नहीं है। ठीक है, ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट भी नॉन टैरिफ है, ये भी नॉन टैरिफ है, बट यहाँ पर हमने ड्यू टू पेस्टिसाइड, तो टेक्निकल इशू हमने बताया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नॉट नॉन को चेक कीजिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो समझ। बाय अमेरिकन पॉलिसी इन यूएस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डाल दी है कि आप पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रेफर करोगे। ठीक है, तो बाय अमेरिकन पॉलिसी उसी का एग्जांपल है। टैरिफ बैरियर आंसर नहीं बनता है, टेक्निकल रेगुलेशन भी आंसर नहीं बनता, और रिपोर्ट कोटा भी आंसर नहीं बनता है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आपका आज ये डाउट सारे आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, नॉन टैरिफ, they always generate government revenue, they are more transparent, they include quotas, licensing and product standards, they are not used in international trade। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है they include quotas, licensing and product standards। नॉन टैरिफ के बारे में पूछा है, लिमिट रिस्ट्रिक्शन, लाइसेंस लेना पड़ता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी में ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट को जनरेट रेवेन्यू करते हैं। नॉन डायरेक्ट ऊपर हमने पढ़ा था, दे आर मोर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हिडन भी रहते हैं। कंपाउंड टैरिफ कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था टैरिफ दोनों होते हैं, तो बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक। वैलोरम था वैल्यू के ऊपर, स्पेसिफिक था सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए। मुझे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करने की आदत है, तो मैं जितना कंटेंट होता है उतना ही आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मैं आपसे कोई वीडियो शेयर कर सकती हूँ, कोई सेशन आपके लिए ले सकती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और मैं नेट सेट के सेशंस, पीएचडी के सेशंस भी डिलीवर करती हूँ कॉलेजेस के लिए, तो आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुझे क्वालिफाई होके जरूर मैसेज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे जरूर अप्रोच कीजिए। मे यू ऑल क्वालिफाई, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।